नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑल में। दोस्तों आज का हमारा मॉडल पेपर होने वाला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम एमपीटेट वर्ग 3 के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए और पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है, जिससे कि दोस्तों ये मॉडल पेपर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे आप अभी भी नए हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे। दोस्तों हम आपके लिए गणित पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लगातार मॉडल पेपर लेकर आते हैं, ठीक है। ईवीएस, पर्यावरण पेडागोजी के भी हम पेपर आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रहे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न देखते हैं आज का क्या है, ठीक है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं को सर्वाधिक बढ़ावा देगा: परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, स्मृति को या अनुशासित स्वभाव को, ठीक है। दोस्तों एक सशक्त विद्यालय या कोई भी विद्यालय अपने शिक्षकों में जो योग्यताओं में जिसको सर्वाधिक बढ़ावा देगा दोस्तों, वो योग्यता है आपकी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, ठीक है, सबसे अधिक बढ़ावा देगा। या तो वो सशक्त विद्यालय हो, ठीक है, या फिर कोई भी विद्यालय हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? फ्रॉयड, वुंट, पियाजे या वार्फ, ठीक है। दोस्तों जिसके द्वारा यह मत दिया गया है ना कि भाषा जो है वो विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, वो दिया गया है दोस्तों वार्फ के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा यह विचार दिया गया है या मत दिया गया है? वार्फ के द्वारा दिया गया है। याद रख के जाइएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा से, विशेष शिक्षा से, एकीकृत शिक्षा से या अपवर्जक शिक्षा से। दोस्तों वंचित समूह के बच्चों को अगर सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाता है ना दोस्तों, तो इसका जो अभिप्राय है वो समावेशी शिक्षा से होता है, ठीक है। इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं अगर वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक साथ पढ़ाया जाए तो, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य या रूपिम। तो याद रखिएगा दोस्तों, भाषा में जो अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है ना, वो होती है दोस्तों स्वनिम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। याद रखिएगा, और पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में कि भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो शनिम होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक उदाहरण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया, ठीक है। दोस्तों विकृत लिखावट से संबंधित या लिखने की योग्यता में जो कमी होती है वो किसके लक्षण के अंतर्गत आती है दोस्तों? डिस्ग्राफिया के लक्षण के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी किसकी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी 4 पंक्ति परिभाषा के लिए, 4 स्तरीय परिभाषा के लिए, त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए या त्रिमुखिया अभिभाषा के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों रेन जूली जो है वो प्रतिभाशालियों की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं रेन जूली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षा, मार्गदर्शक छात्र, शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण विधियाँ, ठीक है। शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है आपको बताना है दोस्तों। शिक्षा शास्त्र जो होता है दोस्तों वो शिक्षण विधियों का अध्ययन है, ठीक है। शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है? शिक्षण विधियों का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया को, याद रखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में जो कहा जाता है दोस्तों वो आईसीटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आईसीटी कहा जाता है। कई लोग सूचना प्रौद्योगिकी
या आईटी लगाकर आ जाते हैं। आपको याद रखना है इसका जो आंसर आएगा वो आईसीटी आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? आपको बताना है दोस्तों कि किस प्रकार का मूल्यांकन है जो सीखने वाले की कमियों और उनकी कठिनाइयों को पहचानता है। प्लेसमेंट, सारांश, सतत या नैदानिक। ठीक है, तो दोस्तों जिस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है दोस्तों, वो पहचाना जाता है नैदानिक मूल्यांकन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, नैदानिक मूल्यांकन। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि भाषा शिक्षण की पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जो नहीं आती है। मॉन्टेसरी पद्धति, किंडर गार्टन पद्धति, ड्रे वाली पद्धति या अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत जो पद्धति नहीं आती है वो है अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति। भाषा शिक्षण की पद्धति के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी तीनों मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और ड्रे वाली विधि आपकी भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। ठीक है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि उपरोक्त कथन जो है कि बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन दिया गया है आपका पियाजे के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? यह कथन पियाजे द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 एग्जाम में याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है महात्मा गांधी का, मॉन्टेसरी का, फ्रॉबेल का या किलपैट्रिक का। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो उसी की मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यह मानना है दोस्तों महात्मा गांधी का। ठीक है, इसका मानना है, यह महात्मा गांधी का मानना है। ठीक है ना, कि बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसको उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से व्याकरण के लिए जो उपयुक्त नहीं है, सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कक्षा अभिनय प्रणाली जो है वो आपकी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली और अव्याकृति प्रणाली, ये तीनों ही आपकी व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के बाद, पूर्व ज्ञान के समय, आदर्श वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पहले। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन है दोस्तों वो कब आता है? याद रखिएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में जो उद्देश्य कथन है वो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण या चित्र निर्माण। दोस्तों किसी भी शब्द का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो तरीका सबसे उपयुक्त माना जाता है दोस्तों वो है वाक्य का प्रयोग करना। ठीक है, किसी भी शब्द के अर्थ को अगर स्पष्ट करना है तो सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका होता है दोस्तों वो है वाक्य का प्रयोग करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, वाक्य प्रयोग। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होना चाहिए। 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच या 12 इंच। दोस्तों वाचन के समय पुस्तक की आंखों से जो दूरी होना चाहिए दोस्तों वो 12 इंच का होना चाहिए दोनों। ठीक है, दूरी कितनी होनी चाहिए? आंखों और पुस्तक के बीच में 12 इंच की दूरी होना चाहिए। एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? स्लाइड प्रक्षेपक में, ओवरहेड प्रोजेक्टर में, अपारदर्शी या ओपेक प्रोजेक्टर या एपिडाइस्कोप में या फिल्म स्ट्रिप में। ठीक है, तो दोस्तों जिस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है वो उपकरण है दोस्तों आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर या ओवरहेड प्रक्षेपक। ठीक है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौन पठन के विषय में धारणा है। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है,
इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, या इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। ठीक है, तो मौन पठन के विषय में जो धारणा है दोस्तों वो यह है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, मौन पठन के विषय में जो धारणा है कि एकाग्रचित होकर पढ़ने से पढ़ने का अभ्यास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है, सुखद, दुखद, दोनों या उदासीन। तो दोस्तों प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का जो सहयोग होता है दोस्तों वो सुखद भी होता है और दुखद भी होता है। ठीक है, सुखद भी होता है और दुखद भी होता है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से या गतिविधियों से। दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का जो संबंध मुख्य रूप से होता है ना दोस्तों, या मुख्य रूप से माना जाता है, वो शिक्षक से होता है। ठीक है, किससे होता है, शिक्षक से होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षक। आगे बढ़ते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है, पियाजे, वैलेंटाइन, रॉश या वुडवर्थ। ठीक है, आपको बताना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यह कथन है दोस्तों वुडवर्थ का। ठीक है, वुडवर्थ द्वारा यह कथन दिया गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है ना, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। आपको बताना दोस्तों कि भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली जो शिक्षण विधि है वो किस पर आधारित होनी चाहिए, बाल केंद्रीकरण पर, शिक्षक केंद्रीकरण पर, प्रयोग पर या गतिविधियों पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आधारित होनी चाहिए ना वो बाल केंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण विधि जो है वो बाल केंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए भाषा शिक्षण के चुनाव में की जाने वाली। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है जो जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, निरंतरता, समानता, वंशानुक्रम या जुयुत्सा। तो दोस्तों जो वंशानुक्रम है वो जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, वैज्ञानिकता पर या दार्शनिकता पर। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या कहलाता है या किस पर आधारित है ये, तो ये आधारित है दोस्तों आपका शिक्षण सूत्र पर। ठीक है, किस पर आधारित है, शिक्षण सूत्र पर आधारित है भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना। ठीक है ना, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। काफ़ी इजी बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय या मेरा परिवार। सभी को दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ में आ गया होगा कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए जो सबसे अच्छी विषय वस्तु जो है दोस्तों वो है मेरा परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा, मेरा परिवार। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय अभिभावकों की भागीदारी के, क्षमता संवर्धन के, पृथक्करण के या संवेदनशील बनाने के। ठीक है, दोस्तों सफल समावेशन को सभी की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। ठीक है, सिवाय पृथक्करण के सफल समावेशन को अभिभावकों की भागीदारी की भी आवश्यकता होती है, क्षमता संवर्धन की भी आवश्यकता होती है और संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता होती है, सिवाय पृथक्करण के। ठीक है, पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, पृथक्करण। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। ठीक है, तो दोस्तों शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो अर्थ होता है ना वो होता है दोस्तों ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी रट के जाइएगा एग्जाम में। ठीक है ना,
पढ़ के तो जाइएगा, इस क्वेश्चन को रट डालिएगा, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ठीक है। शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है, श्रवण, वाचन, पठन या लेखन। ठीक है। तो दोस्तों शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से जो बालक में जिस भाषा कौशल का विकास किया जाता है ना दोस्तों, वो श्रवण का किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा श्रवण का। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो दोस्तों बंडूरा का जो कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको याद रखिएगा दोस्तों क्या कहा जाता है, निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है। जो बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा जो सीखते हैं उसे निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, एक दूसरे को सुनाकर, एक दूसरे को बोलकर या एक एवं दो दोनों। ठीक है। तो दोस्तों श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो कैसे किया जाता है दोस्तों, कहानी एवं कविता निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनाकर भी और एक दूसरों को भी सुनाकर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, एक एवं दो दोनों। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट होता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है। आपको एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। तो दोस्तों जिसे मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है वो ग्रंथि दोस्तों आपकी पीयूष ग्रंथि। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है। भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, एक एवं दो दोनों या प्रयोग का माध्यम। दोस्तों भाषा के अन्य विषयों से जो संबंधित कार्य है ना, वो कार्य है दोस्तों आपका अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक एवं दो दोनों। ठीक है। विस्मृति को कम करने का उपाय है, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। ठीक है। अगर दोस्तों अगर विस्मृति को कम करना है, ठीक है, तो जो इसका सर्वोत्तम उपाय माना गया है दोस्तों वो है पाठ की पुनरावृत्ति करना। ठीक है। पाठ की पुनरावृत्ति करने से विस्मृति कम हो जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। किसके अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। किसके अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक है, युंग के अनुसार है, बंडूरा के अनुसार, एडल के अनुसार या फ्रायड के अनुसार। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किसके अनुसार हैं, ये हैं आपके फ्रायड के अनुसार। फ्रायड, ये फ्रायड है। ठीक है। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम तथा पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं, याद रख के जाइएगा एग्जाम में। क्रोध व भय प्रकार हैं, संवेग के, अभिप्रेरणा के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के। तो दोस्तों क्रोध व जो भय प्रकार हैं सभी को पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। संवेग के प्रकार हैं। ठीक है। क्रोध व भय संवेग के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, आपको अभी बताया था मैंने, पीयूष ग्रंथि को ही मुख्य ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा। ठीक है। रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। ठीक है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पता नहीं कैसे में रिपीट हो गया है। प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा जो सीखते हैं बच्चे दोस्तों, इसे निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, मार्ग अंतरीकरण,
सहसंबंध, विलयन या नवीनीकरण द्वारा। दोस्तों मनोवैज्ञानिक अनुसार जिस विधि के द्वारा मूल प्रवृत्तियों, ठीक है, जिसमें मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है दोस्तों, वो विधि है मार्ग अंतरीकरण। ठीक है, मार्ग अंतरीकरण द्वारा ही मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्ययों का बनते रहना एक कौन सी प्रक्रिया है? अनियमित, विषम, सामयिक या संचयी? तो दोस्तों प्रत्ययों का बनते रहना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है दोस्तों? एक संचयी प्रक्रिया है। ठीक है, काफ़ी इजी दिखने वाला क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, याद करके जाइएगा। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से जो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत आएगा दोस्तों, वो है, ये ऑप्शन नंबर 3 है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन जो है वो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक जो अवस्था होती है वो किसके साथ संबंधित होती है दोस्तों? तो ये संबंधित होती है आपकी अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ठीक है ना, ये दोनों वही ऑप्शन आ गए हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। कोहल वर्ग के अनुसार अगर शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास तभी कर सकता है जब उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ही एक शिक्षक जो है वो नैतिक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। लेकिन याद रखना ये किसके अनुसार है? कोहल वर्ग के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समय समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ठीक है, तो दोस्तों छोटे बच्चों जो रहते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को जो है कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को भी सीख सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है ना, इसको भी रट के जाइएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 है आपका। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण होता है दोस्तों, वो होता है समस्या के प्रति जागरूकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण होता है दोस्तों, वो होता है समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रियाओं का, पालन पोषण और शिक्षा का, या केवल वातावरण का? ठीक है, तो दोस्तों मानव व्यक्तित्व जो परिणाम होता है वो होता है दोस्तों अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रियाओं का। ठीक है, किसका होता है? अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है मानव व्यक्तित्व। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। अगर बच्चा दोस्तों कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसको कार्य करके उबने लगता है या उससे वो बोर हो जाता है, ठीक है, या अब उसे उस कार्य करने में कोई भी रुचि नहीं लगती है, तो दोस्तों यह इस बात का संकेत करता है कि जो कार्य है वो संभवतः यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, जिससे वो बच्चा उस कार्य को करने में उबने लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा।
शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, या समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो दोस्तों शिक्षा के संदर्भ में जो सामाजिकरण से जो तात्पर्य होता है ना दोस्तों, याद रखिएगा, वो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होता है। ठीक है, शिक्षा के संदर्भ में जो सामाजिकरण का अर्थ होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या सभी का विकास दर समान नहीं होता है। तो दोस्तों विकास का जो निम्नलिखित में से जो सिद्धांत है वो है दोस्तों कि सभी का विकास दर समान नहीं होती है। सभी को पता है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि विकास का जो सिद्धांत है कि सभी की जो विकास की दर होती है दोस्तों वो समान नहीं होती है, सबकी विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? संवेगात्मक दुश्चिंता के साथ, वियोग दुश्चिंता के साथ, सामाजिक दुश्चिंता के साथ, या अजनबी दुश्चिंता के साथ। तो दोस्तों जब बच्चे की दादी उसकी माँ से उसको ले लेती है, गोद से ले लेती है, तो बच्चा जो है दोस्तों वो संवेगात्मक दुश्चिंता के साथ रोता है। ठीक है, के कारण रोता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक दुश्चिंता। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट आईएमपी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में लगभग हर बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चढ़ना, लिखना, फुदकना या दौड़ना। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण के अंतर्गत आएगा वो है आपका लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिखना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह के लगातार मॉडल पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।